Hello students, I am Madhu Sharma. In this video, I am going to teach you Science of Class 5. Today's topic is saving our environment. So, the main points of the topic: pollution, air, water, land and noise pollution. ये डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशंस कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ उससे क्या क्या कॉजेज़ होते हैं उनके. सेकेंड, कॉजेज़, इफ़ेक्ट एंड रेमेडीज़ ऑफ डिफरेंट पॉल्यूशंस. पॉइंट 3, ग्लोबल वार्मिंग. पॉइंट 4, एसिड रेन. एंड पॉइंट 5, वेज टू सेव आवर एनवायरनमेंट. नाउ, व्हाट इज़ पोल्यूशन? पोल्यूशन क्या है? Some harmful changes brought in our environment by human activities is called pollution. Environment को ख़राब करने वाले कुछ ऐसे काम जो हम रोज़ करते रहते हैं, डेली करते हैं, जैसे चारों तरफ कूड़ा फैलाना, धुआं फैलाना, पेड़ों को काटना, पानी को गंदा करना, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हार्मफुल चेंजेस करते हैं एनवायरनमेंट में. ऑल दीज एक्टिविटीज़ कॉज पोल्यूशन. अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट क्या है? द सराउंडिंग्स इन विच वी लिव इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट. ये एनवायरनमेंट की डेफिनेशन हो गई. जिस प्लेस और जिस कंडीशन में हम रहते हैं उसे एनवायरनमेंट कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, fish lives in water, so the water is the environment for fish or other water animals. जो पानी में रहने वाले जितने जानवर हैं और मछलियाँ हैं उनके लिए पानी ही उनका environment है. When we harm the environment by changing its natural state, we cause pollution. अगर हम environment की जो natural state है उसको हम बदलते हैं, चेंज करते हैं, हार्म करते हैं, तो उसकी नेचुरल स्टेट ख़राब होने से पोल्यूशन होता है. अब ये नेचुरल स्टेट क्या है? अर्थ के ऊपर जितनी चीज़ें आप देखते हैं, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, अर्थ, रिवर, पॉन्ड, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब, और जो अर्थ के ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. तो ये सारी चीज़ें जो अर्थ के ऊपर पहले से बनी हुई हैं, नीट एंड क्लीन हैं और बैलेंस्ड हैं, उसे हम अर्थ की नेचुरल स्टेट कहते हैं. तो जब नेचुरल स्टेट को डिस्टर्ब किया जाता है तो पोल्यूशन होता है. टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. पोल्यूशन 4 तरह के होते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस ऑन द अर्थ. एयर पोल्यूशन, सेकेंड है वाटर पोल्यूशन, थर्ड है लैंड पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन. ये सभी तरह के पोल्यूशंस ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए बहुत हानिकारक हैं. ये पॉल्यूटेंट की वजह से होते हैं. अब ये पॉल्यूटेंट क्या है? व्हाट आर पॉल्यूटेंट्स? अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस दैट कॉज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट. जैसे स्मोक, पॉइजनस गैसेस, सीवेज वाटर, फैक्ट्री वेस्ट, गार्बेज. इस तरह की चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करती हैं, गंदा करती हैं, वो सब पोल्यूटेंट कहलाती हैं. In other words, we can say that addition of unwanted and harmful things to the environment is called pollution. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन. फर्स्ट, कॉजेज़ मीन्स क्यों होता है पोल्यूशन, सभी तरह का पोल्यूशन. सबसे पहला है रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन. तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या. अर्थ पर स्पेस तो लिमिटेड है और लोगों का नंबर, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से सभी तरह का पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है. सेकेंड पॉइंट है
इंटेंसिव यूज़ ऑफ मशीन्स, मशीनों का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना। पहले सभी लोग घर में हाथ से काम किया करते थे, जैसे कपड़े धोना, मसाला पीसना, सफाई करना और दूसरे काम, जो अब हम सब मशीनों से करते हैं। और मशीन जितनी ज़्यादा चलेंगी उतना एयर पोल्यूशन, हीट एंड हार्मफुल गैसेस निकलेंगी जो एटमॉस्फेयर में मिक्स होती जाएंगी। थर्ड पॉइंट है इलिटरेसी ऑफ पीपल, अज्ञानता। इलिटरेसी का मतलब होता है अनएजुकेटेड पर्सन या अज्ञानता। पढ़े लिखे लोगों को अगर हम समझाना चाहें कि पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन से क्या क्या नुकसान होते हैं, तो वो थोड़ा आसान रहता है। लेकिन अगर एक अनपढ़ व्यक्ति को, जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उसने कभी पढ़ाई नहीं की, अगर हम उससे कहेंगे हेल्थ के बारे में, अगर हम कहेंगे एनवायरनमेंट क्या है, पोल्यूशन क्या है, तो वो कहेगा ये तो शब्द मैंने पहली बार सुने हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर अब इससे जो नुकसान है, जो फ़ायदा है, वो कैसे समझेगा? तो एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट है एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से जो रॉकेट, मिसाइल, एटॉमिक वेपन्स बन रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर को डैमेज कर रहे हैं। अर्थ के ऊपर जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर का काम क्या होता है, जो सन की जो रेज़ आ रही हैं उसमें जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं उनको रोकना। ये ओजोन लेयर अर्थ के ऊपर बहुत जगह डैमेज हो चुकी है, उसमें छेद हो चुका है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ है वो डायरेक्ट अर्थ के ऊपर आ जाती है और उससे बहुत भयंकर बीमारियां जैसे कैंसर है, इस टाइप की बीमारियां होती हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमने अभी आपको ये पोल्यूशन के बारे में बताया। नाउ वी डिस्कस द 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर पोल्यूशन। ये एयर पोल्यूशन है, कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। नंबर 1, स्मोक एमिटेड बाय व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है, जितना भी स्मोक निकलता है, और व्हीकल्स से, व्हीकल्स का मतलब होता है गाड़ियाँ। तो गाड़ियाँ जब चलती हैं, चाहे वो छोटा सा स्कूटर हो, चाहे वो ट्रक हो, कार हो, इन सभी में पेट्रोल डीजल जलता है और उसकी वजह से बहुत सा धुआं और जहरीली गैसेस एटमॉस्फेयर में मिक्स होती रहती हैं। सेकेंड है बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर, पटाखे चलने से साउंड पॉल्यूशन भी होता है, एयर पॉल्यूशन भी होता है, और उसके बाद पटाखे जब फूट चुके होते हैं तो उसके बाद जो कूड़ा फैलता है उससे लैंड पॉल्यूशन भी होता है। थर्ड है बर्निंग ऑफ गार्बेज, कूड़ा जला देना। कई लोग कूड़े को इधर उधर इकट्ठा करके उसे सही जगह पर फेंकने के बजाय उसमें आग लगा देते हैं, और कूड़ा जलने की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। उसके बाद है वॉल्केनिक एक्टिविटी, जहाँ पे वॉल्केनो फटता है वहाँ पर बहुत तेज़ी से लावा निकलता है, उसके साथ गैसेस निकलती हैं जो बहुत पॉइजनस होती हैं, और वो टेम्परेचर बढ़ाती हैं एरिया का, और साथ में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करती हैं। फिफ्थ है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर से जंगल में आग लग जाना। अब जंगल में आग कैसे लगती है, जब कोई पेड़, जंगल में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, तो जब कोई पेड़ सूख जाता है तो वो टूट कर गिरता है जब उसकी एज पूरी हो जाती है। आपको पता है कि पेड़ भी लिविंग होते हैं, जिंदा होते हैं, उनकी भी उम्र होती है। जब वो छोटा सा पौधा होता है फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, तो हर पेड़ की एक एज होती है, किसी की 40 ईयर्स, किसी की 50, 80, 100 या अलग अलग। तो जब उस पेड़ की एज ख़त्म हो जाती है तो वो पेड़ टूट कर गिरता है, और वो इतना भारी और इतना बड़ा होता है कि जब वो गिरता है तो अपने साथ वाले पेड़ों के साथ रगड़ता हुआ गिरता है, और उस रगड़ से आग जल जाती है, चिंगारी निकलती है और आग जल जाती है, और उसकी वजह से पेड़ों में आग लग जाती है। और जंगल में इतने पेड़ होते हैं, एक के बाद एक दूसरे पेड़ में लगती चली जाती है। तो ये फॉरेस्ट फायर से एयर पोल्यूशन होता है। न्यूक्लियर वेपन्स एंड रॉकेट, ये जो रॉकेट होते हैं, न्यूक्लियर वेपन होते हैं, इनसे भी एयर पोल्यूशन होता है। जब रॉकेट ग्रेविटी के बाहर निकलता है, रॉकेट को जब छोड़ा जाता है तो उसको ग्रेविटी से बाहर निकालना है, बाहर ग्रेविटी के बाहर भेजना है,
तो उसमें इतना ज़्यादा और हाई क्वालिटी का फ्यूल जलता है और उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। तो ये सारे रीज़न थे एयर पॉल्यूशन के। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल वार्मिंग। The sun is the ultimate source of heat on the earth and is reflected by the earth surface। जो सन की हीट होती है वो अर्थ के ऊपर आती है और अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, इधर उधर बिखर जाती है। बट ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड नाइट्रस ऑक्साइड increases to form a layer around the earth। अब क्या होता है एयर पॉल्यूशन की वजह से, यहाँ पर एक डायग्राम है, आप उसको ध्यान से देखोगे तो ये जो डायग्राम है इसमें सन की लाइट आ रही है, अर्थ से टकरा रही है और अर्थ से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होकर जब वो वापस जाती है तो यहाँ एक फैक्ट्री बनी हुई है। उस फैक्ट्री में आप देखोगे कि एक धुआं की लेयर बन गई है। ये लेयर, ये पूरी धुएं की यहाँ पे एक लेयर बन गई है और इससे जो सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर ऊपर नहीं जा पा रही है, अर्थ से अलग नहीं जा पा रही है, वो अर्थ में ही रुक गई है, अटक गई है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो जाता है। ये ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं जो अर्थ के ऊपर रुक जाती हैं, जो वापस रिफ्लेक्ट होकर नहीं जा पाती हैं और इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। दे आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। ये जो गैसेस एटमॉस्फेयर में कलेक्ट हो गई हैं, जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट नहीं होने दे रही हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ठीक है, देयर इज़ राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। समझ आ गया आपको बच्चों? नेक्स्ट है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या नुकसान होता है? मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो बर्फ़ की एक लेयर है, आपको पता है, आपने अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो नॉर्थ पोल के ऊपर बर्फ़ जमी होती है, साउथ पोल के ऊपर बर्फ़ जमी होती है और बीच में लैंड है या वाटर है। तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बर्फ़ है वो धीरे धीरे पिघल रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। उससे क्या हो रहा है? सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जो अर्थ का नॉर्मल टेम्परेचर, जो एनिमल्स, प्लांट्स और एटमॉस्फेयर के लिए बिल्कुल सूटेबल था, वो धीरे धीरे अब बढ़ने लगा है। राइज इन द वाटर लेवल ऑफ ओशन। ओशन का वाटर लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा है, क्योंकि ये जो बर्फ़ पिघल रही है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बर्फ़ पिघल रही है, उसका पानी कहाँ जाएगा? ओशन में ही जाएगा, है ना? क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो वाटर मेल्ट होकर, आइस मेल्ट होकर धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है पहाड़ों से, तो या पोल से, तो वो आ रही है ओशन में। तो इस तरह से ओशन का लेवल बढ़ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? समुद्र के किनारे रहने वाले जो वहाँ पर लोग हैं और जो वहाँ पर सिटीज़ और टाउन्स हैं, उनका जो लैंड का 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर हर साल पानी में डूब जाता है, क्योंकि वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। अब है एसिड रेन। वी यूज़ फॉसिल फ्यूल टू गेट एनर्जी। फॉसिल फ्यूल गिव्स हार्मफुल गैसेस आफ्टर बर्निंग। फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं? जो ज़मीन के नीचे से निकलते हैं। और ज़मीन के नीचे से जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं, जैसे पेट्रोल, डीज़ल, मीथेन, ये सब जब जलते हैं तो बहुत एनर्जी हमें देते हैं और साथ में पोल्यूशन भी करते हैं। ये जो गैसेस निकालते हैं, ये गैसेस एटमॉस्फेयर में जाती है। इट कंबाइंस विद द वाटर वेपर टू फॉर्म एसिड। जब ये गैसेस ऊपर हवा में उठती हैं तो वहाँ पर जितनी वाटर वेपर है उसके साथ कंबाइंड होकर एसिड बनाती है
वाटर वेपर एंड गैसेस कंबाइंड होकर, विच फॉल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। अब जब बारिश होती है तो ये एसिड बारिश के साथ, पानी के साथ मिक्स होकर नीचे अर्थ पर गिरता है और इसे एसिड रेन कहा जाता है। एसिड रेन डैमेज द प्लांट्स, एनिमल्स एंड बिल्डिंग्स। ये एसिड रेन ख़राब करता है प्लांट्स को, जो खेतों में पेड़ लगे हैं या फिर बड़े बड़े पेड़ हैं उनको डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है। एनिमल्स जो पानी में रह रहे हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, और बिल्डिंग्स को ख़राब करता है, यानी उनकी एज कम करता है, उनका पेंट, प्लास्टर सब टूट के झड़ने लगता है और उनको डैमेज करता है। एसिड रेन जब ज़मीन पर गिरता है तो वो खेतों में मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है, और वो एसिड खेतों में जो पेड़ उगे हुए हैं उनको नुकसान करता है ना। यही एसिड वाला पानी रिवर और पॉन्ड में भी मिक्स हो जाता है, और जब हम पानी पीते हैं, हम कहाँ से पानी लेते हैं अपना? या तो रिवर से आता है, या गांव में रहने वाले पॉन्ड से लेते हैं, या कुएं से लेते हैं। तो ये जब उसमें मिक्स हो जाता है तो ये एसिड वाला पानी ही हमें पीना पड़ता है। क्या आप पसंद करोगे ये एसिड वाला पानी पीना? बिल्कुल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वाटर पोल्यूशन। कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन। पहले हम देखेंगे कि वाटर पोल्यूशन क्या है। एडिशन ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स इन वाटर बॉडीज़ इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। पानी में कुछ ऐसी जहरीली चीज़ें मिक्स हो जाना जो कि पानी को पीने लायक नहीं रखती है, या उसे पेड़ों में डालने लायक नहीं छोड़ती है, उसे हम टॉक्सिक एलिमेंट कहते हैं। ऐसी चीज़ों का पानी में मिक्स हो जाना कहलाता है वाटर पोल्यूशन। कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या क्या है? वाटर पोल्यूशन के कारण, फर्स्ट है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ से, फैक्ट्रीज से जो गंदा पानी निकलता है, जो केमिकल्स वाला पानी निकलता है, उसे जनरली लोग नदी में बहा देते हैं। आप यहाँ डायग्राम देखो, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है जो उसमें बड़े बड़े पाइप्स में से गंदा पानी, एसिड वाला पानी, केमिकल वाला पानी आके नदी में मिक्स हो रहा है। सेकेंड है बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स एट्सेट्रा इन वाटर। नहाना पॉन्ड में या नदी के किनारे कपड़े धोना, नहाना, अपने जानवरों को, कैटल्स को पॉन्ड में या वाटर बॉडी में छोड़ देना नहाने के लिए। अब उनकी बॉडी में कितने जर्म्स और कितनी गंदगी होती है, वो सब पानी में मिक्स हो जाती है, जिससे वाटर पोल्यूशन होता है। इसके बाद है थ्रोइंग गार्बेज इन वाटर। लोगों को लगता है नदी तो बह रही है, सबसे आसान जगह है ये कूड़ा फेंकने के लिए, तो जो भी आपको मिलता है, कोई भी कूड़ा होता है, आप उठा के नदी में फेंक देते हो कि चलो ये तो बह जाएगा, पानी तो बह ही रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन पानी तो गंदा हो गया ना। फिर है इमर्सन ऑफ आइडल्स ऑफ गॉड इन वाटर। कुछ लोग पानी में भगवान जी की मूर्तियाँ होती हैं, जैसे गणेश चतुर्थी होती है, या वो होती है दुर्गा पूजा है, तो उसमें भगवान जी की मूर्ति को रखते हैं, स्थापित करते हैं, और फिर उसके बाद उनको 8 दिन, 10 दिन या 11 दिन के बाद में विसर्जन कर देते हैं। मर्शन यानी विसर्जन कर देते हैं और नदी में विसर्जित कर देते हैं। अब ये जो मूर्तियाँ जिस चीज़ से बनी हैं, वो मिट्टी भी हो सकती है, वो पेंट भी हो सकता है, उसमें केमिकल लगा हुआ है, कलर लगा हुआ है, हो सकता है प्लास्टिक का इस्तेमाल हो सकता है मेटल का भी इस्तेमाल हुआ हो। तो ये सारी चीज़ें पानी में चली जाती हैं और पानी को गंदा करके वाटर पोल्यूशन करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लैंड एंड सॉइल पोल्यूशन। इसके कॉजेज़ हैं डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इन द सॉइल। मिट्टी में सॉलिड वेस्ट जैसे प्लास्टिक, ग्लास बॉटल, टायर, मेटल, केन्स एट्सेट्रा लैंड पर ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं। ये मटेरियल यहाँ वहाँ कूड़े की तरह बिखरे रहते हैं।
और जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, है ना, तो ये जो गंदगी होती है ये लैंड पॉल्यूशन करता है। सेकेंड पॉइंट है अनचेक्ड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र। जो किसान होते हैं वो कुछ फार्मर अपने खेतों में बिना सोचे समझे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। उनको क्वांटिटी भी नहीं पता होती है ठीक से, बस वो सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हम फर्टिलाइज़र डाल देंगे उतना ही हमारी फसल उतनी अच्छी होगी। तो ऐसा नहीं होता है। फर्टिलाइज़र को एक लिमिट में डाला जाता है और हर मिट्टी में अलग फसल में अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होता है। तो हमें सोच समझ के खेतों में ये चीज़ें ऐड करनी चाहिए केमिकल्स, वरना सॉइल पोल्यूशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डंपिंग ऑफ केमिकल्स एंड टॉक्सिन इन द सॉइल। कहीं भी कुछ भी फैक्ट्री से निकला हुआ या फिर अपने घरों से निकला हुआ कोई भी कूड़ा, कोई भी जहरीली चीज़ें, अगर वेस्ट को हम मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं, डंप कर देते हैं, तो उससे भी सॉइल पोल्यूशन होता है। आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है, दोनों डायग्राम में किस तरह से पॉलीथीन्स का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पर पॉलीथीन डिज़ोल्व नहीं होती है मिट्टी में, जहाँ भी डालो सालों साल तक वहीं पड़ी रहती है। इसी तरह से शहरों से ट्रक्स में कूड़ा भर के यहाँ लाया जाता है शहर के बाहर आउटर एरिया में, और बस वहाँ डाल दिया जाता है ऐसे ही कि शहर साफ़ हो गया, सिटी साफ़ हो गई, अब इसके बाद बाहर गंदगी होती है तो होने दो। तो इसकी परवाह लोग नहीं करते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि इससे कितना सारा लैंड पोल्यूशन होता है। तो ये लैंड पोल्यूशन के कुछ रीज़न थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन, लाउड नॉइज़ produced by the loudspeaker, vehicles, machines, loud music cause noise pollution। ये जितनी भी चीज़ें हैं जो शोर मचाने वाली, तेज़ आवाज़ वाली चीज़ें हैं, व्हीकल्स हैं उनमें हॉर्न बजता रहता है क्योंकि रश इतना है सड़कों पर। लाउड स्पीकर तो वैसे ही बहुत तेज़ पूरे मोहल्ले में सुनाई देता है। मशीन्स चलती हैं उसकी आवाज़ होती है, कुछ लोग बहुत तेज़ गाना सुनते हैं उसकी आवाज़ होती है। तो ये सारे नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। डिज़ीज़ कॉज बाय नॉइज़ पोल्यूशन। आप ये सोचते होंगे कि बीमारियां भी होती हैं नॉइज़ पोल्यूशन से। हाँ, बिल्कुल होती हैं। आपने क्लास में सुना होगा कि आपकी टीचर आपको हमेशा कहती रहती, जो भी टीचर आती हैं, साइलेंस प्लीज़, कीप क्वाइट। तो ये हर टीचर आकर आपको चुप क्यों करवाती हैं, साइलेंस क्यों कहती हैं, ये क्यों नहीं कहती कि और शोर मचाओ बेटे, है ना। तो ये क्यों इसलिए कहती हैं, एक तो पढ़ाई जो समझ में नहीं आएगी आपको वो क्या बोल रही हैं, और दूसरा जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल है। इसलिए वो हर टीचर स्कूल में ये वर्ड बोलती हैं जो आप हमेशा सुनते हो। और जब बच्चे शाउटिंग करते हैं तो शाउटिंग करने से जो 40 या 45 या 50 स्टूडेंट्स एक क्लास में होते हैं, और वो जब शाउटिंग करते हैं तो उन सब का नॉइस इकट्ठा होकर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है और हमारे लिए ये बहुत नुकसानदेह होता है। तो क्या ये वाकई में हार्मफुल है? यस, ये बहुत हार्मफुल है। अब हम देखते हैं कि इससे क्या क्या हमें नुकसान होता है। सबसे पहले हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। हमारे शरीर में जो ब्लड चलता है वो एक स्पीड पे चलता है, ना ज़्यादा तेज ना कम। अगर उसकी स्पीड बढ़ जाए तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, और हाइपरटेंशन से हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। दूसरा है स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद नहीं आना। स्लीप डिस्टर्बेंस वो है जैसे अगर नॉर्मली आप सोने जा रहे हो और कहीं गाना चल रहा है तेज़ तेज़, आपके मोहल्ले में कीर्तन हो रहा है, लाउड स्पीकर चल रहा है, या आपके घर में कोई तेज़ तेज़ बातें कर रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से बर्तन किचन में खटखट कर रहा है, तो आपको नींद नहीं आएगी। आपको सोने के लिए एक शांत वातावरण चाहिए। तो सोने, और अगर आप बहुत शोरगुल सुनकर आए हो तो आपका सिर भरना आ जाता है, एकदम से सिर में दर्द होता है और उससे भी आपको नींद नहीं आती। तो स्लीप डिस्टर्बेंस होता है। उसके बाद हियरिंग लॉस, सुनाई कम सुनाई देना, यानी कि अगर आप बहुत तेज़ साउंड को हमेशा सुनते हो टीवी चलाकर या गाड़ी में म्यूज़िक तेज़ चलाकर,
या क्लास में हमेशा चिल्ला चिल्ला के बातें करते हो, तो आपके कानों में एक डेफनेस टाइप की हेयरिंग लॉस हो जाएगा, और हेयरिंग लॉस धीरे धीरे डेफनेस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बिल्कुल ही सुनाई नहीं देना। हियरिंग लॉस में थोड़ा सा ऊंचा सुनाई देता है और डेफनेस में बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, बहरापन तेज साउंड से, ये भी हो सकता है। और एक होता है लास्ट में स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन, तनाव, चिड़चिड़ापन, सिर में दर्द शुरू हो जाता है। बहुत तेज़ साउंड आपको कभी अच्छा नहीं लगता। जब आपकी तबीयत ख़राब होती है, आपको कभी फीवर आ जाता है, तो आपने ये फील किया होगा कि आपको लगेगा कि सारे लोग चुप हो जाएं और मैं शांति से चुपचाप सो जाऊं। जब आपके सिर में दर्द हो रहा हो तो कोई अगर साउंड आपको सुनाई देता है तो वो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से ये जितने भी पॉल्यूशंस होते हैं वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि सभी तरह के पॉल्यूशंस हमें कितना नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम कोशिश करें ये जानने की कि क्या हम इन पॉल्यूशंस को बचा सकते हैं, हटा सकते हैं और इससे अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो हम देखेंगे कुछ ऐसे तरीके जिनसे हम अपने एनवायरनमेंट को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक बैग। हम प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि प्लास्टिक कभी डिज़ोल्व नहीं होती है, डैमेज नहीं होती है, मिट्टी में डालो तो सालों साल वहीं पड़ी रहती है। तो हम इसका बायकॉट करें और हम क्लॉथ बैग या पेपर बैग का इस्तेमाल करें, और वो हम यूज़ करेंगे, कई बार यूज़ कर सकते हैं। क्लॉथ बैग हम यूज़ करें, कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें, अपना थैला घर से लेके जाएं शॉपिंग करने के लिए, और उसको गंदा होता है घर में आराम से जैसे कपड़े धुलते हैं वैसे धो लें और दोबारा यूज़ करें। सेकेंड पॉइंट है यूज़ विंड एंड सोलर एनर्जी। जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो एक तो ख़त्म हो जाएंगे कुछ सालों के बाद, और फॉसिल फ्यूल हमें एनवायरनमेंट को एयर पोल्यूशन भी करते हैं, नुकसान भी करते हैं, हीट भी बहुत जनरेट करते हैं। हम उसकी जगह क्यों ना विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, जो हमें फ्री में मिलती है ना। एक बार हमको उसका सेटअप करना पड़ेगा, बस उसके बाद पूरी लाइफ लॉन्ग आप फ्री में विंड एनर्जी को इस्तेमाल करो, सोलर एनर्जी को। जैसे सोलर कुकर होते हैं, विंड मिल होती हैं, यहाँ डायग्राम में भी आपको विंड मिल दिखाई दे रही है। तो इस तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल करें। प्लांट मोर ट्रीज़, पेड़ उगाना चाहिए। आप हमेशा से ये बात सुनते आए हो कि प्लांट मोर ट्रीज़। ट्रीज़ अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे ट्रू फ्रेंड्स होते हैं और पोल्यूशन को कम करते हैं। तो हमें पेड़ उगाना चाहिए। एजुकेट फार्मर हाउ टू यूज़ केमिकल। किसानों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, उससे उनकी खेती में उनको फ़ायदा होगा। पहले कि उनको ये पता रहे कि केमिकल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र हमें कितना डालना है, कौन सी मिट्टी में कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, कौन सी फसल में, गेहूं में कौन सा फर्टिलाइज़र या खाद चाहिए और चावल में कौन सा चाहिए। तो हर फसल में एक ही फर्टिलाइज़र नहीं डाला जाता, एक ही टाइप का फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होता है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो आप कैल्शियम की टैबलेट खाओगे, आयरन की कमी है तो आयरन का टॉनिक पियोगे, है ना। तो इस तरह से मिट्टी का भी हाल होता है। तो किसानों को एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। डू नॉट यूज़ फायर क्रैकर। ये बात तो आप कई बार सुन चुके हो, और बचपन में स्कूल में भी सुनते हो, घर में भी सुनते हो। कई लोग कहते हैं कि पटाखे मत जलाओ, है ना, डू नॉट यूज़ फायर क्रैकर। फिर भी लोग मानते नहीं हैं और फायर क्रैकर यूज़ करते हैं, जिससे बहुत सारा एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन होता रहता है। ट्रीट केमिकल वेस्ट बिफोर डिस्पोजल। जो केमिकल्स निकलते हैं फैक्ट्रीज़ में से उनको पहले साफ़ करना चाहिए, उसमें जो गंदगी है उसको अलग करना चाहिए और फिर उसको डिस्पोज़ करना चाहिए। उसको ऐसे ही अगर हम निकाल के नदी में या ज़मीन में डाल देंगे तो उससे पोल्यूशन बढ़ता है। लास्ट है वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल। जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है जो घरों से, फैक्ट्री से या कहीं से भी निकलता है,
उसको पहले रिसाइकल ज़रूर करना चाहिए, उसको ऐसे ही कूड़े में मिक्स नहीं कर देना चाहिए। प्लास्टिक है, पेपर, ग्लास, आयरन, ये सब हम नई चीज़ें बनाने के लिए रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल होकर इनसे नई नई चीज़ें हम बना सकते हैं, बजाय कि इसको कूड़े में फेंकने के। क्योंकि अगर हम इसको गार्बेज के साथ मिक्स कर देंगे तो ये मिट्टी में ही पड़े रहेंगे, सॉइल पोल्यूशन करते रहेंगे और इससे कुछ नया प्रोडक्ट भी नहीं बन पाएगा। तो ये कुछ तरीके थे जिनसे हम अपने एनवायरनमेंट को बचाने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट, राइट इट इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो और मैं आपको रिप्लाई करूँगी। सून आई विल टेक नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द क्लास 5 साइंस। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।